Good morning students. Welcome back you all in Sivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute to relax. Okay? So, take this position and close your eyes. Then start inhale and exhale process. Okay? Now, start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now students, open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. Okay? So, take out your Hindi language book, Swaranjali Hindi Vyakaran. Okay? And open the page number 20. Okay. Students, before starting our today's class, let's have a look on our previous work. Okay. बच्चों, आपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस के लिए फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपको पार्ट 1 से पार्ट 4 तथा संख्याएं गिनती अपठित गद्यांश मैंने आपको ये समझाया था। फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आपने सॉरी बच्चों पार्ट 1 से पार्ट 4 तथा संख्याएं व गिनती ये पढ़ा हुआ था। ठीक है, आपको सेकेंड टर्म का जो आपका सिलेबस है वो चैप्टर 5 पार्ट 5 लिंग से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको पहले की कक्षा में प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा दिया गया है, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ लिया है। पर आज से मैं आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको चैप्टर 5 लिंग का एक क्विक रिवीजन दूंगी, यानी अर्थात मैं लिंग का एक रिवीजन करवाऊंगी लिंग चैप्टर का, और उसके बाद मैं चैप्टर 6 वचन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं पार्ट 5 का। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 5 पिछली कक्षा में पढ़ा था, अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा शब्द अर्थात जो नाम बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, जो हमें नाम बताते हैं वे शब्द क्या है? लिंग कहलाते हैं। जब ये लिंग बताने वाले शब्दों से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है तो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। या जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, लिंग वे शब्द है बच्चों जो स्त्री पुरुष का भेद बताते हमको। ठीक है, कि वो स्त्री है कि पुरुष है, लड़का है या लड़की है। तो जो लड़का है वो लिंग के प्रकार में पुरुष जाति हो गया, और जो लड़कियां होती है वो स्त्री जाति में होती है। जैसे चाचा चाची, तो चाचा क्या हो गए? पुरुष जाति में, और चाची स्त्री जाति में। ठीक है, तो लिंग के दो भेद होते हैं, उसी आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो केवल स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। अर्थात स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं तथा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी आपने पढ़ा है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए कुछ शब्द, अब आपको इसमें देखना है कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अगर वो पुरुष जाति का होगा तो पुल्लिंग में जाएगा, अगर वो स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग में जाएगा। जैसे लड़का क्या है? पुरुष जाति का है ना, तो लड़का क्या है? लड़का शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो लड़का आप पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर दिया है नागिन, नागिन क्या है? स्त्री जाति का बोध कराती है,
तो नागिन किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में। फिर दिया गया है जैसे लड़की, तो लड़की क्या है? लड़की भी हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, ठीक है, तो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। फिर एक गाय, ठीक है, तो गाय क्या है? गाय भी हमारा स्त्री जाति का बोध कराता है, तो गाय भी हमारा स्त्रीलिंग है। फिर एक नाग, तो नागिन स्त्रीलिंग शब्द होता है और इसी का जो उल्टा होता है पुल्लिंग में वो नाग होता है, तो नाग हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। फिर है राजा, राजा क्या है? पुरुष होते हैं ना राजा, तो जो पुरुष होते हैं वे पुल्लिंग में आते हैं, तो पुरुष शब्द है, तो राजा आ गया पुल्लिंग में। फिर है बैल, बैल शब्द हमारा क्या है? बैल भी हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी पुल्लिंग में आएगा। फिर चुईया, चुईया किस में आएगी? चुईया, चुईया हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। रानी, रानी क्या है? रानी महिला होती है, स्त्री होती है, तो रानी क्या हो जाएगी? रानी भी हमारी स्त्री, रानी शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है। और फिर एक चूहा, ठीक है, चूहा क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, तो वो किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने लगभग सभी का स्त्रीलिंग और सभी के पुल्लिंग लिखे थे। लड़का का लड़की, नाग का नागिन, राजा का रानी, बैल का गाय और चूहा का चुईया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द थे जो मैंने आपको बता दिए थे। इसके अलावा आपको कुछ पुस्तक में भी दिए गए थे, आपने वो पढ़े भी होंगे पहले, जैसे पिता का माता, बेटा का बेटी, अध्यापक का अध्यापिका, पुरुष स्त्री, गाय बैल बताई दिया है, ठीक है। तो अब आप ये चैप्टर, इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके अभ्यास कार्य को फिर से समझेंगे और करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ। हमारा अगला पाठ है पाठ 6 वचन। तो अब हम पाठ 6 वचन पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। तो आप पेज नंबर 24 ओपन करिए, प्रश्न संख्या 24, ठीक है। पाठ 6 वचन। बच्चों वचन क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक संख्या में गिनने पर, संख्या का मतलब गिनने से, ठीक है, संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चले, वे क्या कहलाते हैं? उन्हें हम वचन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर बोर्ड में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फूल बना हुआ है, एक है, और यहाँ पर 2 फूल बने हुए हैं, यानी एक फूल है, यहाँ पे बहुत से फूल हैं, ठीक है। कोई एक और फूल बन जाता तो यहाँ पर एक फूल है, यहाँ पर कई फूल है, बहुत से फूल है। ये पत्ती है और यहाँ पे देखिए बहुत सी पत्तियां हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये तितली, एक तितली बनी हुई थी, और यहाँ पर अगर हम सबको एक साथ देखें तो ये कई तितलियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं संज्ञा शब्दों से हमें क्या पता चलता है? इसका रूप, इनके रूप पता चलते हैं, ठीक है। जैसे पहली थी हमारी पत्ती, तो पत्ती से हमें क्या पता चल रहा है? पत्ती शब्द से कि ये कितनी है? एक है, ठीक है। और वहीं पर जब हमने लिख दिया पत्तियां, ठीक है, तो ये शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? कि पत्ती बहुत सी है, पत्तियां बहुत सी है, ठीक है। यानी हमको लिखने के इसके रूप से पता चल जाता है कि पत्ती एक है या बहुत सी है, ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब हम जानते हैं वचन के प्रकार। तो बच्चों वचन हमने क्या पढ़ा था? वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध हो, ठीक है, उसकी हमें संख्या पता चले कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके एक और प्रकार इस चीज को समझने के लिए देखते हैं वो क्या है? एक या अनेक, एक या अनेक जो शब्द यह बतलाए वे शब्द बच्चों वचन कहलाए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, एक का मतलब अकेला,
और बहु मतलब बहुत। ठीक है, तो एक वचन क्या होते हैं? एक वचन वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चलता है। बहुवचन क्या होते हैं? जिससे हमें पता चलता है कि वे बहुत है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है लड़की। लड़की कितना है? एक। तो लड़की की जब लड़की 3, 4, 5 हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? लड़कियां। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको याद करना है बहुवचन में एक वचन में कैसे होती है। जैसे अगर बेटा, तो बेटा का बहुवचन क्या होता है? बेटे। ठीक है, इसी प्रकार गुड़िया। गुड़िया, तो गुड़िया का बहुवचन क्या होता है? गुड़िया। गुड़िया। गाय। गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा? गाय। बहुत सारी गाय, यानी इनसे हमें किसी वस्तु के एक होने का पता चल रहा है। वह इन शब्दों से हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। जैसे पत्ता का पत्ते, गुब्बारा गुब्बारे, पुस्तक पुस्तकें, घड़ा घड़े, सब्जी सब्जियां, रुपया रुपए, आंख आंखें, पेंसिल पेंसिलें, नदी नदियां, दरवाजा दरवाजे, माला मालाएं, बूढ़ा बूढ़े। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर अभी के यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। उस प्रश्न के हम उत्तर देखते हैं कि वचन की परिभाषा बताओ। पहला प्रश्न है वचन की परिभाषा बताओ। तो उत्तर लिखा है शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन मैंने यहाँ पर आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो स्टूडेंट्स, अब आपको होमवर्क में ये एक्सरसाइज इस पाठ को पुनः पढ़ना है और इसके अभ्यास कार्य स्वयं करने हैं। ठीक है, तो होमवर्क क्या है आपका? पाठ पुनः पढ़ें। क्या करना है? पाठ पुनः पढ़ें तथा अभ्यास कार्य स्वयं करें। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और अभ्यास कार्य करने का प्रयास करना है। ठीक है, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your own work, okay, and learn all the work which I have given you. Okay, so bye bye. Thank you. Hello class, this is your moral science period. Everyone just take out your moral value book and open page number 28. And our today's topic is chapter 5 and honesty is the chapter's name. And in this chapter, we read a story about a woodcutter and his axe. Axe means कुल्हाड़ी, woodcutter लकड़हारा जो लकड़ी काटता है। Students, you have to always speak up truth. Alright? And do you know, if you tell a lie, then you have no agency. Alright? So, be honest. Honesty gives us strength and courage to admit the ट्रुथ। ईमानदारी हमको ताकत देती है, साहस देता है सच को एक्सेप्ट करने के लिए। ऑनेस्ट पीपल डोंट हाइड देयर डीड्स। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द वुडकटर एंड हिज एक्स। एक वुडकटर लकड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी। Every morning, a woodcutter went near the bank of a river to cut wood. One day, when he was cutting wood, his axe fell into the river. Neither did he know how to swim, nor did he have the money to buy another axe. There was a village. There lived a woodcutter. Every morning,
was cut the wood, sudden his axe fell down into the river. But he don't know that how to swim, nor did he have the money to buy another axe. उसको तैरना भी नहीं आता था and he had no money, और उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद ले. So the woodcutter prayed to river god and river god heard his prayer and appeared before him. Then woodcutter just sit sadly and start praying to God. He prayed to river god and after listening his prayer, river god appeared him before him. जब उसने प्रार्थना करी वुडकटर ने, तब रिवर के गॉड बाहर आए उसके सामने. What is the matter, my son? He asked. Who asked to whom that what is the matter, my son? The river god asked to woodcutter. River god asked that what is the problem, my son? Help me, said the woodcutter. Then woodcutter replied, please help me. I am poor and I have lost my axe. If I don't get my axe back, I will starve to death. Starve means die due to lack of food. यानी कि अगर भोजन नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा. Woodcutter said to God, please help me because I am very poor and I have no extra money that I have purchased another axe and I have lost my axe. Please give me back my axe. If I can't get my axe back, then I will die due to the lack of food. अगर कुल्हाड़ी नहीं होगी तो मैं लकड़ियाँ नहीं काट सकता हूँ. लकड़ियाँ काट के मैं अपना भोजन प्राप्त करता था. लकड़ी काट के बेचता था, उसको पैसे मिलते थे, तब वो भोजन करता था. Oh, don't worry, answered God. You shall have your eggs. Oh, ऐसी बात है. Don't worry, answered God. God replied to whom? Woodcutter. God replied to woodcutter that don't worry, I will help you and you will get your eggs back. God dived into the river and brought out an axe made of gold. Dive means to jump into the water. Dive means to jump into the water. God dived into the river and brought an axe that is made of gold. After listening this, the river god jumped into the river and again come out from the river with an axe that is made of gold. Is this your axe, my son? He asked. River god asked to Mr. Woodcutter that is this your axe? Is this your axe? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? No, said the woodcutter, this is not my axe. Then woodcutter said, no, this is not my axe. Then God brought out a silver axe. After this, God brought a silver axe. When he refused that the golden axe is not mine, then again river god jumped into the river and come with another axe that is made of silver. The woodcutter again said that it was not his axe. Then woodcutter again said, this is not my axe. The third time God brought out the axe which the woodcutter had lost. The third time when the river god come out from the river and brought the real axe that is his axe. जो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी थी, फिर थर्ड टाइम में रिवर
With the woodcutter's honesty, God gave him two both axes that is made of gold and another one is made of silver. As a reward, the woodcutter was happy to have the reward for his honesty, and then woodcutter was very glad to receive a reward for his honesty. Means, moral of the chapter is honesty is the best policy. Honesty prospers in every conditions of life. In this chapter, what we learn? We learn that we should be honest because honesty gives us reward, and honest people rewarded by other peoples. कभी भी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर हम ईमानदार रहेंगे, हमारी ईमानदारी का फल हमको जरूर मिलता है. आपने इस चैप्टर में क्या देखा? वुडकटर था, उसने ऑनेस्ट रहा, उसने झूठ नहीं बोला. जब रिवर गॉड ने उसको सिल्वर एग्स दिखाई, गोल्ड एग्स दिखाई, खुश हुआ? उसने नहीं, उसने ट्रू बोला. उसके ऑनेस्ट नेचर को देखकर रिवर गॉड ने उसको गोल्ड एंड सिल्वर एग्स एज अ गिफ्ट उसको दिया. ऑलराइट. So in your homework, children, I hope you all have understand this chapter very well. Now I am asking you a few questions. Who got three axes? Silver, gold and iron. Woodcutter. Who gave to woodcutter? River god. Alright. So in your homework, revise chapter 5. Revise chapter 5 and read again. Read again chapter 5 and do exercise. On page number 30 and 31. Alright? And do exercise on page number 30 and 31. Okay student, see you in our next turn. Till then, complete your work and thank you for attending this class. Hello class, this is your EVS period. So everyone take out your EVS book. In our previous class, I told you about safety rules. In this chapter, we read about safety rules in many places, like at school, at home, and on road. What rules should be followed in road? I told you, and also about what rules should we follow at home and at school. At home, we should not play with sharp objects like knife, needle, scissor, etc. And also with electric gadgets, wires, sockets. And now move to about safety rules on the road. When you are crossing the road, don't cross road alone. Always cross the road with adult. On road, follow the traffic rules like rules. And don't run on the road, don't play on the road.
or tables. Don't run up and down stairs. Do not stand in front of swing. Always walk in a queue. Alright? And I have given you a homework, that is exercise. I hope you all have completed. If you have not done, then do it with me now. So I am going to revise your exercise. Who have done, they can match. Alright? So come to page number 37. On page number 37, FIP is given. So fill ups. First is, we must wait in a queue at the dash while waiting for the bus. So in this sentence, which word will be correct for this sentence? First is bus stand. Bus stand. Kids, when you do writing work, please remember one thing. Writing should be neat and clean and do your work properly. Alright? So write the spelling in first FIP. Bus stand. BUS bus. STAND stand. Now second sentence is, we must not get in or get dash of a moving bus. हमको चलती हुई बस से अंदर और क्या नहीं करना चाहिए, बाहर. So which word will be correct for this FIP? That is out. So write here the spelling of out. Now move to third FIP. We must not put our head or dash out from a moving bus. That is hand. So write the spelling of hand. 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 Now move to fourth. We must not dash in a moving bus. Jump. So write here the spelling. Jump. JUMP. Kids, the meaning of the sentence is, we must not jump in a moving bus. Means चलती हुई बस में हमको चलना नहीं चाहिए. Fifth is, we must not travel on the dash of the bus. That is footboard. जहाँ बस में एक चढ़ने वाला बोर्ड होता है ना, प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फुटबोर्ड. आप हमको उसमें कभी भी खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए. सो राइट हियर फुटबोर्ड.
disturb. We must not disturb the bus driver. Always maintain silence in the bus. Now move to second exercise, that is practice time. And in this exercise, A of exercise is take the right answer. Here I will just put a tick. Alright. So first sentence is we must not touch. We must not touch. Options are flowers, B pencils, C food items, and D electric gadgets. So which option will be correct? It's D. So put the tick option on D option. Electric gadgets. We must not touch electric gadgets. Now move to second. We must not go alone into a. Options are A swimming pool, B car, C school, and D playground. Which one will be correct answer? Option A. So right here we must not go alone into a swimming pool. So take the correct option A. Now third option sentence is we must not play with. We must not play with. Which one will be correct option? Correct option will be first option is hot iron and heater, scissor and blades, matchsticks and fire, and the D option is all of these. All options are correct, means that we should not play with this all object. So put the tick on option B. That is all of these. Now move to fourth. Fourth is we must play with a. Which option will be correct? Options are needle, B knife, C ball, and D blade. So option C will be correct. That is ball. We must play with the ball. Alright. Now move to exercise C. In C, you have to put a tick for the correct and cross sign for the wrong. First sentence is we should play on the road. We should play on the road. No. So put here cross sign. Second sentence, we should cross the road only at zebra crossing. Yes, we should always cross the road on the zebra crossing, at the zebra crossing. So this sentence will be correct. So put the tick here. Now move to third. We should play with matchsticks. We should play with matchsticks. No. So put the
one will be hard object. So you have to just write here their first letter. H indicate to hard object, E indicate to electric objects, and S indicate to sharp objects. So first is hard. So write here hard. Second is injection. Injection is a sharp object. So write here S. Third object is switchboard. It is electric gadget. So write here E. Now move to fourth. Fourth is scissors. It is sharp object. So write here S. Move to fifth. Fifth is iron. Iron is an electric gadget. So write here E. Move to sixth. Sixth picture is hammer. So it is a hard object. Write here H. Seventh picture is cooler. It's a electric object. So write here E. Move to 8. 8 is a handsaw. So write here S. It is used by carpenters. So it is sharp now. That's why carpenter use it for cutting the wood. So write here S. Here you can see on the page number 39, exercise fun time. Put a cross where you think someone will be harmed. So you have to think that which picture indicates that is someone will be harmed. So put the cross there. Now move to exercise B. B exercise is what do these road signs mean? Here you can see some road signs are given. So you have to identify all these signs and write their name. I hope you have done. If you have not done, then just look at me and look at on the board and do your work. First sign. First sign is like it. This sign indicates to, no entry. This sign is the sign of no entry. So write here the sign of no entry and or no, E and T are by entry. Now move to second sign.
walk now. This is a sign of walk now. You can see a zebra crossing here, the sign of zebra crossing. So this is a sign of walk now. First sign is no entry. Second is I was a father and second is I was a father and third is walk now. Now move to rest signatures. This is a sign of U-turn prohibited. P-R-O-H-I-B-I-T-E-D. U-turn prohibited. Now move to another sign. Another sign is the sign of horn prohibited. Horn prohibited. And the last sign is hung on rough road. Hung on rough road. Alright, I hope you all have understood all the exercise. Now move to page number 38. So now move to question answer. First question is what are safety rules? First question is what are safety rules? सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? जब हम सड़क पर रोड क्रॉस करते हैं तो कुछ नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं ना, उनको फॉलो करना होता है। जब हम घर पर होते हैं तब हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। So children, now move to question answer and the first question is what are safety rules? What are safety rules? Safety rules क्या होते हैं? Safety rules are that which will be protect us from accidents and faces many safe from problems. All right. Now move to second question. Second question is why should we follow safety rules? We should follow safety rules because safety rules protect us from accidents on road, at home or any other places. And third question is write any two safety rules we must follow. You have to write any two safety rules of these three questions. First is at home. At home, what rules you should follow? We must follow some rules at home. First is do not play with sharp objects. And second is stay away from hot pans, burning fires. If we not follow the rules, then we will get a burn. We can get a burn. Second, in school. At school, we must follow rules. First is do not jump on the benches and the tables. And second is do not push your classmates because your classmates are your friends. That's why we should not tease them or push them. Alright. Third, when crossing the road. जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं रोड को तब आपको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए? We must follow these two rules while crossing the road. First
question answer and rest work in your notebook with the given booklet which will be provided you. All right. Thank you students for attending this class. Now you can take rest for 5 minutes.